सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारा चैप्टर 18 का एक टॉपिक है जिसका नाम है लेज़र। इस पे पेपर में कभी कभी सवालात बन जाते हैं और ये पहले काफ़ी हद तक कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज से इसका सवाल बन जाया करता था माजी के अंदर। लेकिन अब इस पे ऊपर ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनते, लेज़र की डेफिनेशन पूछ लेते हैं और लेज़र के अंदर इस्तेमाल होने वाली कुछ टर्म्स के बारे में पूछ लेते हैं। हम लेज़र को सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, लेज़र कैसे बनाई जाती है, लेज़र का प्रिंसिपल यानी क्या होता है, कैसे काम करता है ये। दूसरा, हम ये चीज़ सीखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ लेज़र थ्रू रूबी क्रिस्टल कैसे होता है, उसके बारे में आपको कुछ मोटी मोटी बातें बता दूंगा और इसकी कुछ एप्लीकेशंस वगैरह। तो इतना बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला। इंशाल्लाह इस लेक्चर की बेस पर आप लेज़र के टॉपिक को आसानी से तैयार कर लेंगे। सबसे पहले लेज़र जो है, ये हमारे पास एल स्टैंड फॉर लाइट, ए स्टैंड फॉर एम्पलीफिकेशन, S stand for S stand for stimulated, E stand for emission, and R stand for radiation। ये लेज़र के लफ्ज़ी मायने हैं हमारे पास। और लेज़र की जो डेफिनेशन एक्चुअली वो क्या है, लेज़र असल में एक मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, यानी एक वेवलेंथ पर मुश्तमिल, यानी एक सिंगल कलर पर। यानी जो लेज़र होती है वो या तो रेड कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की वगैरह होती है, लेकिन सिंगल कलर की होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। नंबर टू, इंटेंस बीम, इंटेंस बीम, इंटेंस बीम का मतलब बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाली बीम होती है। नंबर थ्री, कोहेरेंट, कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है कि लेज़र में से जो निकलने वाले रोशनी के फोटोन्स होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं, एक जैसे अंदाज के होते हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी, सबकी एनर्जीज वगैरह सब एक जैसी होती हैं। और चौथा और आखिरी है ऑफ लाइट, रोशनी। अब इन सारे अल्फाजों को अगर आप जोड़ के पढ़ लें तो ये लेज़र की डेफिनेशन है। लेज़र एक सिंगल कलर पे मुश्तमिल हाई इंटेंसिटी हाई एनर्जी वाली कोहेरेंट लाइट होती है। तो इसको हम लेज़र का नाम देते हैं एक्चुअली तौर पे। लेज़र जो होती है आपने शायद देखा हो बच्चों के खिलौनों वगैरह में लगी होती है, बाज़ दफ़ा मार्केट में भी बहुत सारी लेज़र्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा लेज़र के और भी बहुत सारे इस्तेमालात हैं। जो एक आम बल्ब की रोशनी होती है और लेज़र की जो लाइट होती है, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आम बल्ब की जो रोशनी होती है, पहली बात है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। लेज़र की जो लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है। दूसरा जो फ़र्क है, लेज़र की जो आम जो बल्ब होता है उसकी इंटेंसिटी फिक्स होती है, बस वो एक इंटेंसिटी आता है। लेकिन लेज़र को इंटेंसिटी हाई से हाई करके रवाना किया जाता है और भी इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई जा सकती है। तीसरा जो डिफरेंस होता है कि आम जो बल्ब होता है उसके अंदर जो फोटोन्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में एमिट हो रहे होते हैं, कि हर डायरेक्शन में, और हर फोटोन जो होता है उसकी एनर्जी अलग अलग होती है और वो एक जैसी एनर्जी के नहीं होते, यानी कोहेरेंट नहीं होते। लेकिन लेज़र के अंदर सारे फोटोन एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, इसलिए लेज़र की बीम हमेशा एक सीध में जाती है। आम जो रोशनी होती है वो हर डायरेक्शन में जा रही होती है, लेकिन ये एक सीध में जाता है और इसमें हर फोटोन जो होते हैं वो सब सेम एनर्जी के होते हैं, कोहेरेंट होता है। और आम रोशनी भी क्या कहते हैं, लाइट है, ये भी लाइट है, लेकिन इन दोनों में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। लेज़र का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लेज़र, वो बेस करता है बोहर्स थर्ड पॉस्टुलेट, बोहर्स मॉडल थर्ड पॉस्टुलेट, थर्ड पॉस्टुलेट। बोहर का तीसरा पॉस्टुलेट क्या है जिसके ऊपर ये बेस करता है? बोहर ने अपने तीसरे पॉस्टुलेट में ये बात बताई थी कि जब भी एक हाई एनर्जी, बोहर ने अपने तीसरे पॉस्टुलेट में ये वाली बात बताई थी कि जब भी एक हाई एनर्जी, जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक हाई एनर्जी वाली स्टेट से लोअर एनर्जी वाली स्टेट में जंप मारता है तो वो हमेशा एनर्जी रिलीज करता है, और ये एनर्जी जो होती है उन दो स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। इसको हम बोहर एटॉमिक मॉडल का थर्ड पॉस्टुलेट कहते हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंसी रूल प्रिंसिपल भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी रूल प्रिंसिपल भी कहते हैं।
और फ्रीक्वेंसी रूल प्रिंसिपल या फ्रीक्वेंसी रूल जो होता है वो बेसिकली तौर पे यही होता है कि हमेशा एक हायर स्टेट से जब लोअर स्टेट में आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। बोहर के इस तीसरे वाले पोस्टुलेट को सामने रखते हुए ही लेजर पे काम किया जाता है। लेजर के अंदर हमारे सामने बहुत सारी चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग से मुराद ये होता है कि लेज़र की जो बीम होती है, लेज़र के अंदर जब लेज़र बनाई जाती है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम फोटोन्स एब्जॉर्ब करा के ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं और इस प्रोसेस को हम ऑप्टिकल पंपिंग का नाम देते हैं। ऑप्टिकल पंपिंग इसलिए होती है कि ये रोशनी के जरिए किया जाता है, यानी रोशनी जो होती है उसके फोटॉन्स हम लोग एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कराते हैं जिससे वो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। इसको हम ऑप्टिकल पंपिंग का नाम दे देते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल का लफ्ज जो है वो रोशनी के मायनों में इस्तेमाल कर लिया जाता है। नंबर टू का नाम है मेटा स्टेबल स्टेट। ये अपने लाजमी एग्जाम में इसकी डेफिनेशन याद करके जानिए मेटा स्टेबल स्टेट की, ये इंपॉर्टेंट है। मेटा स्टेबल स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन या एटम का जो स्टे होता है वो बाकी ऑर्बिट के मुकाबले में ज़्यादा होता है। असल में होता ये कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ग्राउंड स्टेट से एक हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है और फिर वो वापसी जब आता है ग्राउंड स्टेट पर तो वो डायरेक्ट नहीं आता। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें वो पहले ऑर्बिट में था, पहले लेवल पे था, फिर वो पहले लेवल से फ़र्ज़ करें चला गया चौथे लेवल पर। अब वो चौथे से पहले पे वापसी आएगा तो डायरेक्ट नहीं आएगा चौथे से पहले पे, चौथे से तीसरे पे आएगा, तीसरे से दूसरे पे और फिर पहले। लेकिन जब भी वो एक लेवल को क्रॉस करेगा तो वहां थोड़ी देर के लिए स्टे करेगा, रुकेगा और वहां पर उसका रुकने का कुछ ना कुछ टाइम होता है। तो इन तमाम लेवल्स में से एक ऐसा लेवल होता है, एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर उसका स्टेइंग टाइम सबसे ज्यादा होता है और वो स्टेइंग टाइम अराउंड 10⁻³ कैलकुलेट किया गया। ठीक है, इस स्टेट का नाम मेटा स्टेबल स्टेट होता है। हर एक एटम के अंदर एक लाजमी मेटा स्टेबल स्टेट होती है जहां पर एक एक्साइटेड एटम या एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपना ज्यादातर स्टेइंग टाइम गुजारता है। अब इसी के आगे बात करते हैं। हमारे पास जो तीसरी बात है वो है पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये भी आपने एग्जाम में याद करके जाना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन से मुराद एक्चुअली ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है और वो मेटा स्टेबल स्टेट पे रुकता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स की तादाद बढ़ती है इस स्टेट में और ये तादाद इतनी बढ़ जाती है कि एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट ये तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस तादाद के बढ़ने को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, जब भी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको और अच्छा समझ में आएगा। अभी तो मैं आपको इनकी बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ कि बस जब मेटा स्टेबल स्टेट पर एटम्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और अपना स्टेइंग टाइम 10⁻³ गुजार रहे होते हैं तो उस दौरान वहाँ पर एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स का झमट्टा लग जाता है, बहुत ज़्यादा एटम और इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद इकट्ठी हो जाती है। इसको हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं क्योंकि उस वक्त वो तादाद ग्राउंड स्टेट पे मौजूद एटम या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाती है। नंबर 4 है हमारे पास आखिरी, स्टाइम्युलेटेड इमिशन। स्टाइम्युलेटेड इमिशन जो होता है, देखें दो तरह के इमिशन होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन फौरी, और स्टाइम्युलेटेड का मतलब होता है खास अंदाज। जब कोई एटम या इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में होता है और वो ग्राउंड स्टेट की तरफ छलांग लगाता है तो इसकी मिसाल ऐसी है कि वो एक्साइटेड स्टेट में गया और फौरन फोटोन रिलीज करता है और एक फौरन वो नीचे वाली स्टेट लोअर स्टेट के अंदर जम मारता है। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। लेकिन अगर और इस दौरान फर्ज कर लें कोई और भी एटम जो है वो वहाँ से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड लेवल पे आता है तो वो भी फोटोन रिलीज करता है। अब ये दोनों फोटोन एक साथ रिलीज नहीं होते, कुछ कुछ गैप से रिलीज होते हैं, इसलिए फोटोन जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस इमिशन के मायने में आते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे एटम्स या इलेक्ट्रॉन एक साथ एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जम करें और एक साथ करें, नतीजे में जो वो फोटोन रिलीज करेंगे वो सब एक साथ रिलीज करेंगे। ये सारे के सारे फोटोन खास अंदाज से रिलीज होंगे, इसको नाम दिया गया स्टाइमुलेटेड इमिशन। जो आम बल्ब होता है उसके अंदर स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा होता है फोटोन्स का,
लेकिन लेजर के अंदर जो होता है वो स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा होता है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इन तमाम बातों को और बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम आपके सामने एक रफ टाइप की डायग्राम दिखाते हैं, और उस डायग्राम के अंदर आप इन तमाम बातों को समझेंगे, जो कि बहुत आसान है, इतना मुश्किल है। तो फर्ज कर लें ये आपके सामने कुछ एनर्जी लेवल्स हैं जिनको मैं यहाँ पे प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। ये कुछ एनर्जी लेवल्स हैं आपके सामने। ये 3 एनर्जी लेवल हैं, जिनमें से एक है E1, एक है E2 और तीसरा है E3। ये 3 एनर्जी लेवल्स हैं आपके सामने। अब यहाँ पर कुछ एटम्स मौजूद हैं, ये रहे। हम एटम्स का लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ करते हुए नज़र आएंगे और इलेक्ट्रॉन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस वक्त ग्राउंड स्टेट पर है। आपने यहाँ पर कुछ फोटोन्स दिए, ये रहे। ये जो फोटोन आप दे रहे हैं इनकी कीमत है E3 माइनस E1। ज़रा वैल्यू देखें, E3 माइनस E1, यानी इन एटम्स में से जो भी ये फोटोन एब्जॉर्ब करेगा वो E1 से E3 की तरफ चला जाएगा। अब ये जो फोटोन्स देना होता है इसी का नाम होता है ऑप्टिकल पंपिंग, इसको ऑप्टिकल पंपिंग कहते हैं। अब फर्ज कर लें ये, अच्छा, ये जो फोटोन आएगा, यहाँ पे बहुत सारे फोटोन आते हैं और सारे फोटोन एक साथ एब्जॉर्ब नहीं करते, एक के बाद ये फोटोन एब्जॉर्ब होता है और एटम एक के बाद मूव करते हैं, यानी एक की बारी आती है, फिर दूसरी की, फिर तीसरे की। तो हम यहाँ फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ से कुछ एटम जो है वो मूव कर रहे हैं ऐसे करके, फोटोन एब्जॉर्ब हुए, तो ये वाला एटम फर्ज कर ले मूव हो गया, फिर इसके बाद ये वाला मूव हो गया, फिर ये वाला मूव हो गया। ये फर्ज कर लें कुछ आइटम्स यहाँ मूव कर चुके हैं ऐसे करके, मिसाल के तौर पे ये कुछ आइटम, अभी और भी जाएंगे लेकिन हमने कुछ दिखाए हैं यहाँ पे। और ये जो है इस वक्त E3 स्टेज पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अब आने के बाद ये कुछ देर के लिए यहाँ क्याम करेंगे, कुछ देर के लिए रुकेंगे और फिर इसके बाद वो E2 पे जंप करेंगे, फिर फाइनली E1 पे जंप करेंगे। इस तरह इनका सफ़र कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पर आते हैं तो 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए यहाँ पे स्टे करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आपका पहला आइटम है जो पहले आया था, ये उसके बाद आया है, उसके बाद सब एक साथ नहीं आते, ठीक है। बस जो पहले एब्जॉर्ब कर लेता है वो पहुंच जाता है और इस तरह सब एक साथ तरतीब से नहीं आते। अब ये जो होगा, ये अपना ये टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड, ये बहुत ही छोटा टाइम है। सबसे पहले ये अपना टाइम यहाँ से क्या करेगा, पूरा करेगा और नीचे ड्रॉप हो जाएगा। तो फर्ज कर ले ये यहाँ से इधर ड्रॉप हो रहा है, ये रहा आपके सामने। और जब ये ड्रॉप होगा तो ये एक फोटोन रिलीज करेगा और इस फोटोन की कीमत जो होगी वो होगी E3 माइनस E2, क्योंकि इसने E3 से E2 पे जम किया। अब उसके बाद जब ये यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टे करेगा, लेकिन इसका ये थोड़ी देर ऊपर वाले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम इंटरवल है। ऊपर 10⁻⁻8 सेकेंड बहुत ही छोटा टाइम है, यानी बस ये गया और आकर फौरन इधर आ गया। लेकिन अब ये यहाँ पे जो टाइम गुजार रहा है ये बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम एज कम्पेयर टू ऊपर में आप कंपेयर कर लें पावर के हिसाब से, बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम। इस जगह को हम नाम देते हैं मेटा स्टेबल स्टेट, जहाँ पे अपना टाइम सबसे ज़्यादा गुजारा। जब ये अपना टाइम गुजारेगा उसी दौरान ये दूसरा भी यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ, और यहाँ से भी एक और फोटोन रिलीज हो रहा है, ये रहा, ये वही फोटोन है जो कि E3 माइनस E2 वाला है। इसी तरह थोड़ी देर के बाद ये तीसरा वाला भी यहाँ पर आ जाएगा, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, और यहाँ से भी ये फोटोन आ रहे हैं E3 माइनस। लेकिन ये सारे फोटोन जो आ रहे हैं वो सब एक साथ नहीं आ रहे, ये जहन में रखिएगा कि पहले पहले ने आया, फिर उसके बाद दूसरे ने फोटोन रिलीज किया, फिर तीसरे ने, तो एक साथ नहीं आया। तो ये स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रही है। अब पहला अपना वक्त गुजार रहा है, दूसरा भी अपना ये वक्त गुजार रहा है, तीसरा भी अपना वक्त गुजार रहा है, लेकिन ये वक्त बहुत बड़ा है। अच्छा, उस दौरान हम यहाँ से मुसलसल ये फोटोन दे रहे हैं, यानी हम ये फोटोन देने की जिम्मेदारी हमारी है, हम ये फोटोन्स दिए जा रहे हैं। और यहाँ भी काफ़ी सारे आइटम्स हैं और वो फोटोन ये आइटम्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं और यहाँ जाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। ये फोटोन वहाँ जा रहे हैं और जाके ये टाइम गुजार रहे हैं जो एज़ कम्पेयर टू उसका बहुत ही छोटा टाइम है, तो बस ये जा रहे हैं और जाके फ़ौरन यहाँ गिरते जा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता करके ये तो अभी तक इंतज़ार ही कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके E3 से E2 तक में तादाद बढ़ती जा रही है, देखें। और ये जो तादाद बढ़ रही है, ये एक वक्त ऐसा आएगा कि ये तादाद एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट ज़्यादा हो जाएगी। इस तादाद बढ़ने को हम लोग नाम देते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी मेटास्टेबल स्टेट पर एक पॉपुलेशन इन्वर्जन आ जाता है और ये एटम्स की तादाद जो होती है वो एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए जाहिर सी बात यहाँ रुकेंगे। अब यहाँ आने का सिलसिला जारी सारी, काफ़ी आइटम्स की तादाद इकट्ठी हो चुकी है, जहन में रखिएगा।
अब उस दौरान इसका वक्त पूरा हो गया। अब जैसे ही ये जम करेगा उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसका वक्त भी पूरा होगा, फिर ये जम करेगा। तो जब ये जम करेगा तो E2 माइनस E1 के बराबर ये फोटोन रिलीज करेगा। फिर इसके बाद सेकंड की बारी आएगी कुछ देर का, तो ये अपना फोटोन रिलीज करेगा। फिर कुछ देर का तीसरे की, चौथे की, तो सब अपनी अपनी बारी के हिसाब से फोटोन रिलीज करेंगे। ये स्पॉन्टेनियस इमिशन है। तो हम यहाँ स्पॉन्टेनियस नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं यहाँ पर स्टैम्युलेटेड इमिशन हो। स्टैम्युलेटेड इमिशन के लिए जरूरी है कि सारे फोटोन एक साथ यहाँ पे एक साथ गिरे, एक साथ E2 से E1 पे आ जाए और इन सबके फोटोन एक साथ रिलीज हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग कराते हैं डी एक्साइटेशन। एक तो होता है एक्साइटेशन, एटम्स को ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में भेजना, एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन में क्या होता है कि हम E2 माइनस E1 की कीमत का फोटोन यहाँ पे रवाना करते हैं। ये देखें, ये फोटोन आ रहा है और इस फोटोन की कीमत है E2 माइनस E1। अब ये जो फोटोन है वो इन दो स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है। इसको इनमें से कोई भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि इसको एब्जॉर्ब करने का इन्हें कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि ये E2 और E1 के दरमियान का फोटोन है। और अगर इस फोटोन को ये ऑब्जॉर्व करें और E3 पे जा सकें तो इस एब्जॉर्ब करने का फायदा हो, लेकिन इस फोटोन की कीमत इतनी ज्यादा होती ही नहीं है, क्योंकि ये E2 माइनस E1 के बराबर होता है। तो इनमें से कोई भी एटम जो नीचे का सफर जाना करना चाहता है वो इस फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि उल्टा ये फोटोन इन सबका मोमेंटम डिस्टर्ब कर देता है और ये सारे के सारे एटम्स एक साथ फॉल डाउन होते हैं, यानी एक साथ गिरते हैं। पहला भी गिरा, फिर ये दूसरा भी गिरा, फिर ये तीसरा भी गिरा। इस तरह करके ये एटम्स के यहाँ पे गिरने के सिलसिले बढ़ जाते हैं। तो जब पहला गिरा तो उसने अपना फोटोन रिलीज करा, ये वाला। दूसरा गिरा, वो भी उसी के साथ गिरा, क्योंकि इस फोटोन ने क्या करा, यहाँ पे सबको एक साथ गिरा दिया, एक साथ गिरा दिया। यानी पहला उसकी बारी तो आ गई थी गिरने की, उसके बाद दूसरी की आने, लेकिन इसने इन सबको डी एक्साइट कर दिया, सबका मोमेंटम डिस्टर्ब कर दिया और सबको गिरा दिया। इसकी मिसाल ऐसी है कि पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर खड़े हुए हैं, किसी पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर, और एक बंदा गिर रहा है, दूसरा उसको सहारा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका भी पाँव फिसला, या पीछे से किसी ने उसको भी, तीन चार बंदों ने पकड़ के रखा था, और पीछे से किसी का पाँव फिसला, किसी का धक्का लगा, तो एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब एक साथ गिरे। तो ये सारे एक साथ गिरते हैं और सब अपने अपने हिस्से के फोटोन रिलीज करते हैं। और अब ये फोटोन अलग अलग रिलीज नहीं होते, बल्कि ये एक साथ रिलीज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ फोटोन्स दिखा दिए, साथ में ये वाला फोटोन भी इनके साथ शामिल हो जाता है। और ये जो फोटोन होता है इन सब की कीमत होती है E2 माइनस E1, और ये सब एक साथ यहाँ से खारिज होते हैं। इसको कहते हैं स्टाइमुलेटेड इमिशन। और साथ में जो फोटोन एक हमने भी दिया था वो भी यहाँ पे शामिल हो जाता है, जिससे इन फोटोन्स का इफेक्ट बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफाई हो जाते हैं। और ये जो सारे फोटोन्स हैं यही सारे मिलकर बनाते हैं लेजर। ये है लेजर का बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, मैं इसको दोबारा से एक दो लाइनों में दोहरा देता हूँ, बहुत आसान है। सबसे पहले एटम्स को हम लोग हायर स्टेट में भेजेंगे, ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में, लेकिन सारे एटम एक साथ नहीं जाएंगे, तरतीब से जाएंगे, एक दो तीन चार ऐसे करके जाएंगे। फिर इसके बाद वहां बहुत ही कम वक्त गुजार कर एक आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अपने अपने हिस्से के फोटोन ये रिलीज करेंगे। लेकिन ये सारे फोटोन एक साथ नहीं, अलग अलग गैप से रिलीज होंगे, इन्हें कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। इन फोटोन्स की वैल्यू E3 माइनस E2 होगी। फिर कुछ देर के बाद ये सारे के सारे आइटम्स यहाँ पर एक बहुत बड़ा वक्त गुजारेंगे, इसको मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। और ये वक्त गुजारने के दौरान यहाँ पर आने वाले आइटम्स की तादाद ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में बढ़ जाएगी। इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन। और फाइनली फिर उसके बाद जब पहला वाला अपना वक्त पूरा करेगा और नीचे गिरने लगेगा, उसी वक्त हम यहाँ फोटोन्स भेजेंगे, और ये फोटोन की कीमत इन दो स्टेट के बराबर होगी। ये फोटोन इनमें से कोई भी एटम एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इस पोजीशन में नहीं होता। तो ये फोटोन इन सब को डी एक्साइट कर देता है, इनका मोमेंटम डिस्टर्ब करता है, और जो एक गिरने वाला था उसके बाद दूसरे की बारी थी, तीसरे की, फिर चौथे, पांचवे, छठे की, इस सबको एक साथ ड्रॉप करवा देता है। सारे फोटोन, सारे एटम्स एक साथ गिरते हैं यहाँ पे, और सब के सब अपने हिस्से के फोटोन एक साथ रिलीज कर देते हैं, और ये कहलाता है स्टाइमुलेटेड इमिशन। ये सारे कोहेरेंट होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक ही कलर की ये लेजर बनाते हैं, सिंगल कलर में होते हैं, सबकी एनर्जी सेम होती है। और साथ ही साथ में हमारा दिया हुआ फोटोन जो एक भी हो सकता है, हमने शायद हो सकते हैं दो फोटोन दिए हों, वो भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं। इस तरह इन फोटोन्स की वैल्यू बढ़ जाती है, एम्पलीफाई हो जाते हैं। इसको कहते हैं एम्पलीफिकेशन, क्योंकि लेजर का मतलब भी यही है, लाइट को एम्पलीफाई करना है, यानी लाइट के इफेक्ट को बढ़ाना है, स्टिमुलेटेड करना है, एक जैसे अंदाज से इमिशन ऑफ रेडिएशन, एक जैसे अंदाज से रेडिएशन की शक्ल में खारिज करना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको लेजर की बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी।
तो बच्चों हमारे पास इसी लेज़र के अंदर एक छोटी सी चीज़ मजीद है, वो भी आप देख लें। डायग्राम इसकी आप बुक में देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 18 जहाँ ख़त्म हो वहाँ पे इसकी डायग्राम मौजूद है। तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एग्जाम में ज़्यादातर लेज़र की डेफिनेशन और क्या कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट, पॉपुलेशन इन्वर्जन और स्टिमुलेटेड इमिशन की डेफिनेशन वगैरह आती है। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ लेज़र थ्रू रूबी क्रिस्टल, आप इसके बारे में कुछ बेसिक बातें बस सुन लें यहाँ पे, और बाकी अगर आप थोड़ा नोट से पढ़ लें और अपने बुक के आखिर के अंदर पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। आसान, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल तो आपने सारा सीख लिया और समझ लिया बेटा। प्रोडक्शन ऑफ लेजर थ्रू रूबी क्रिस्टल में क्या होता है बच्चों? रूबी क्रिस्टल जो होता है वो Al2O3 को कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, इसको रूबी क्रिस्टल कहते हैं। इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर कुछ एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो +3 होता है, इसके कुछ एटम्स को रिप्लेस किया हुआ होता है कुदरती तौर पे, क्योंकि ये कुदरती तौर पे मिलता है। ये और है, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट जानते हैं उन्होंने रूबी के बारे में पढ़ा होगा कि ये रूबी जो है वो एल्यूमिनियम की और है, इसके अंदर कुदरती तौर पे एल्यूमिनियम के कुछ आयन को क्रोमियम के आयन ने रिप्लेस किया हुआ होता है। और क्रोमियम के जो आयन्स होते हैं ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं ब्लू कलर या ग्रीन कलर की रोशनी, एब्जॉर्ब ब्लू कलर या ग्रीन लाइट। अगर क्रोमियम को ब्लू कलर या ग्रीन कलर की रोशनी दी जाए तो नतीजे के अंदर क्या होता है कि ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रूबी का एक रॉड लेते हैं, जस्ट लाइक बिल्कुल जैसे ये मेरा पेन है इस तरह टाइप की एक रॉड लेते हैं। इसके दो सिरे होते हैं इस तरह करके, मैं एक रफ डायग्राम से सिखा रहा हूँ, ये फेयर डायग्राम नहीं है पहले बता दूं। इस तरह करके एक रफ टाइप की डायग्राम दिखा रहा हूँ। ऐसे करके एक बारीक सी रॉड ले लेते हैं, इसका एक हिस्सा मुकम्मल पॉलिश करते हैं और एक हिस्सा जो होता है वो हल्का सेमी सिल्वर पॉलिश करते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर हम जो है वो ऐसे करके शीशे की बनी हुई ट्यूब्स इसके ऊपर हम लगा देते हैं लाइक दिस, ऐसे करके, और इसको फिर हम एक पावर सोर्स के साथ जोड़ देते हैं। ये भी रफ डायग्राम टाइप की है। और ये जो आपके सामने बनी हुई नजर आ रही है, तार नहीं है बल्कि शीशे की बनी ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर हमने गैस भरी हुई होती है और वो गैस होती है नियॉन गैस। ठीक है, बाज़ दफ़ा आर्गोन भी बन सकते हैं। नियॉन गैस की खूबी होती है कि जब नियॉन गैस को गर्म किया जाता है तो ये सब्ज रंग की, हरे कलर की क्या करती है, रोशनी खारिज करती है नियॉन गैस। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, इस एसी सोर्स के जरिए, एसी सोर्स का मतलब ये करंट है, इस एसी सोर्स के जरिए वेव बनी हुई है, हम यहाँ पर इस शीशे के ट्यूब के अंदर जो नियॉन गैस है इसको वोल्टेज देते हैं, करंट देते हैं, और इस वोल्टेज और करंट की वजह से नियॉन गैस जो होती है वो गर्म होने लग जाती है। और एक वक्त आता है कि अपने अंदर से ग्रीन कलर की हल्की हल्की सी रोशनी खारिज करने लग जाती है, और ग्रीन कलर की रोशनी के जो फोटोन्स होते हैं वो इस रूबी क्रिस्टल के अंदर मौजूद क्रोमियम के जो आयन होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। और जैसे वो ऑब्जॉर्ब करते हैं, जो पीछे सारी कहानी आपको सुनाई थी वो होना शुरू हो जाती है, यानी क्रोमियम के जो एटम्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाते हैं, फिर वहाँ से दोबारा जम करते हैं, और जम कर कर फिर वो नीचे मेटास्टेबल स्टेट में आते हैं, वहाँ रुकते हैं, फिर इसी तरीके से अच्छे मुसलसल आप दिए जा रहे हैं एटम क्रोमियम के, वहीं एक्साइटेड से ग्राउंड में वहाँ पे आते जा रहे हैं, मेटास्टेबल स्टेट में इकट्ठे होते जा रहे हैं, और यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन बन जाता है। फिर इसके बाद हम यहीं पर से खुद एक फोटोन हम रवाना करते हैं, और वो सारे जितने भी एटम्स मेटास्टेबल स्टेट में होते हैं उनको डीएक्साइट कर देते हैं, नतीजा सारे एक साथ गिरते हैं, और फिर यहाँ से एक लेजर बन के निकलती है इस तरह करके, एक ही डायरेक्शन में ये लेजर बीम बन के निकलती है लाइक दिस, दिस इज द लेजर। और इसके आगे लेंस वगैरह लगा के इसको आप और इंटेंसिटी हाई, और ज़्यादा इंटेंसिटी हाई इसकी कर सकते हैं। कुछ यहाँ से इधर से भी ऐसे करके भी निकल जाती हैं, लेकिन ये हमारे लिए लेज़र में काम नहीं आती, बल्कि इन्हीं को हम लोग भी यूज़ कर लेते हैं दोबारा अंदर भेजने के लिए, और डी एक्साइटेशन वगैरह करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सेम डायरेक्शन में निकल रही है लेज़र है, कुछ लेज़र बनती हैं और इस वाले हिस्से से टकराती हैं, टकरा के पलट के इन्हीं के साथ शामिल हो जाती हैं, यानी निकलेगी हमेशा एक ही सीध के अंदर, एक ही डायरेक्शन में निकलेगी, ये ज़रूर है। ये है प्रोडक्शन लेजर थ्रू रूबी क्रिस्टल, जिसकी बड़ी बेसिक सी थीम है बस कि इसके अंदर रूबी का क्रिस्टल रॉड लेकर, जिसके अंदर क्रोमियम के आयन एल्यूमिनियम आयन से रिप्लेस होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, नियॉन गैस से निकलने वाली ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कराते हैं, पीछे जो सारा प्रिंसिपल बताया था वो सारा स्टार्ट हो जाता है, और इसमें से लेजर बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ लेजर की अगर हम बात करें तो लेजर के बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं, बुक में भी काफी सारे लिखे हुए हैं। लेजर से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेजर से हम लोग किसी मेटल की कटिंग कर सकते हैं बहुत सफाई के साथ। किसी मेटल को अगर आप ब्लेड से काटते हैं
हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन लेज़र से कटिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इसलिए अलावा मेडिकल के अंदर आँख का रेटिना डैमेज हो जाता है, लेज़र के ज़रिए उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। इसके अलावा हम क्या कहते हैं, जो रिकॉर्डिंग करते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की ऑडियो, अच्छी क्वालिटी की वीडियो, लेज़र रिकॉर्डिंग होती है उसकी डिस्क के ऊपर से, बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियो और अच्छी क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा लेज़र प्रिंटर आते हैं जिससे बहुत ही अच्छा प्रिंट निकलता है, बहुत साफ और बहुत ही ज़्यादा बेहतर अंदाज का प्रिंट निकलता है लेज़र के ज़रिए। इसके अलावा लेज़र जो है उसके ज़रिए हम होलोग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। होलोग्राफ जो होता है वो लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी शख्स किसी बंदे का इमेज बनाया जाता है, और वो बंदा जो होगा उसका इमेज जो बनेगा वो कोई वीडियो होगी, फर्ज कर ले मिसाल के तौर पे मैं क्लास के अंदर आज नहीं आ पा रहा, ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, और आप मेरी क्लास लेने के लिए बैठे हुए हैं, तो लेजर टेक्नोलॉजी मेरी सामने क्या छवि बना दी जाएगी, इमेज क्रिएट कर दिया जाएगा जिसको होलोग्राम इमेज कहते हैं, और उसके अंदर पहले से रिकॉर्डिंग होगी, यानी मैंने अपना लेक्चर रिकॉर्ड किया होगा और मैं आपको वहाँ खड़ा होकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिजिकली वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, लेजर बीम के जरिए वो होलोग्राफी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन बहरहाल इस तरह से इस्तेमाल होती है। इसके अलावा लेजर का एक और जो सबसे बड़ा इस्तेमाल, ये टेली कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है। 1948 50 55 में जब चांद पे जाने का सिलसिला हुआ था, तो कम्युनिकेशन का मसला था कि जमीन और चांद के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होगी, तो उस वक्त ये लेजर टेक्नोलॉजी दरियाफ्त की गई थी, बनाई गई थी, और जमीन से लेजर जो है वो फायर की जाती है चांद तक, और ये चांद तक आसानी से पहुंच जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल की जा सकती है, इसलिए हमने इसको वहां पहुंचाकर जो सारी तस्वीरें वीडियोस वगैरह बनाए वो लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए चांद से जमीन तक हमने ट्रांसफर करी थी, टेली कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल होती है। तो बच्चों ये था हमारा लेजर का टॉपिक। इसके अंदर स्पेशली तौर पे आपने लेजर की डेफिनेशन और लेजर के बारे में जो सारे मैंने आपको कुछ टॉपिक समझाए, स्पेशली मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन, स्टेमुलेटेड एमिशन, और थोड़ा बहुत ये प्रोडक्शन लेजर थ्रू रूबी क्रिस्टल, इसको आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, रफ डायग्राम से बताया है और कुछ एप्लीकेशन बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको लेजर का टॉपिक समझ में आ गया होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा नोट से पढ़ लें, थोड़ा बुक से भी रीड कर लें और मेरे लेक्चर को भी सामने रखें, इंशाल्लाह मामला बेहतर हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ये हमारा एक्सरे के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक था लेजर, जो पेपर में कभी कभी अब छोटे क्वेश्चन की शक्ल में आ जाता है। ठीक है, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।